चलिए लिखिए चैप्टर का नाम मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग। स्क्रीन दिखाई दे रही है सब लोग को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो 1 मिनट और वेट करते हैं, 1-2 बच्चे ने और आना है। हाँ जी, देखो ये जो चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, ये जेई एडवांस में तो आता ही नहीं है। पहली चीज, जेई मेन में इसका एक क्वेश्चन पक्का आता है, और स्कूल वाले भी ये चैप्टर नहीं देते। कुछ लोग, कुछ स्कूल वाले में भी दे दें, वरना स्कूल वाले भी इसे स्किप ही करते हैं। सिर्फ जेई मेन के लिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत। एक क्वेश्चन है मतलब फिक्स। तो इसमें जितना मैं करवा रही हूँ सिर्फ उतना करेंगे जो जो मैं क्लास में करवाऊंगी। उसके अलावा मॉड्यूल से करने की जरूरत नहीं है। मैं एक शीट दूंगी जिसमें प्रीवियस ईयर के जेई मेन के क्वेश्चन होंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के, ठीक है? यस मैम। यस मैम। वो शीट करनी है, तो मैं क्लास में करवाऊंगी वो, और वो शीट। ठीक है बेटा? यस मैम। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। इसमें सबसे पहले हेडिंग डालिए स्टेटमेंट। कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, लिखिए। A statement is mathematically acceptable a statement is mathematically acceptable if it is either true or false but not both. But not both. थोड़ा मतलब इसमें मैथ्स कम है और इंग्लिश ज्यादा है, तो आप लोगों को एक सेंटेंस में बोलूंगी, आपको ये बताना है कि वो स्टेटमेंट है या नहीं है। स्टेटमेंट किसे बोलेंगे? जो सेंटेंस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स हो, तभी हम उसे स्टेटमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल 9 is less than 10। ये स्टेटमेंट है या नहीं? यस मैम। है जी, बिल्कुल स्टेटमेंट है, ट्रू है। ट्रू या फॉल्स ये नहीं पूछा गया है अभी आपसे। अभी आपसे सिर्फ ये पूछा गया है इट इज अ स्टेटमेंट और नॉट। तो इट इज अ स्टेटमेंट, क्योंकि क्लैरिटी है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट एग्जांपल, √3 is a rational number। मैम ये भी स्टेटमेंट है। मैम ये भी स्टेटमेंट है। यस मैम। यस। फॉल्स है ये स्टेटमेंट, √3 रैशनल नहीं होता, बट स्टेटमेंट है ये। आपको बस इतना बताना है कि स्टेटमेंट है या नहीं। जो या तो ट्रू हो या फॉल्स हो उसे स्टेटमेंट बोलेंगे। तो ऊपर वाला भी स्टेटमेंट था, नीचे वाला भी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखेंगे, ऑस्ट्रेलिया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। हम स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट।
ये स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि किसी के लिए वो मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री होगा, किसी के लिए नहीं है भाई। जिसको पसंद है वो ट्रू बोलेगा, जिसको नहीं है वो फॉल्स बोलेगा। कोई श्योरिटी थोड़ी है कि हाँ ये क्लियरली ट्रू या फॉल्स है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So this is not a statement. Not a statement. जहां पे भी एम्बिगिटी आएगी कि क्लैरिटी नहीं है, जहां पे श्योरली आप ट्रू या फॉल्स नहीं बोल सकते, उसको हम कहेंगे नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये पहली चीज थी, पहचानना कि मैथमेटिकली किसी चीज को हम स्टेटमेंट बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। उसके बाद जो भी ये स्टेटमेंट्स होती हैं, आपसे पूछा जा सकता है इनका नेगेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। नेगेशन क्या होता है? उल्टा बोलना है आपको, डिनायल, डिनाई करना है किसी चीज को, मना करना है किसी चीज को। जैसे अगर आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे फंक्शन को fx लिखते हैं, ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है, स्मॉल p और सामने एक स्टेटमेंट लिखी होगी, जैसे ये लिख देते हैं √3 इज अ रैशनल नंबर। ये कोई स्टेटमेंट है, p से लिखते हैं स्टेटमेंट को, लिख लेंगे साथ साथ, एग्जाम्पल से ही समझाया जाएगा ये। आपसे इसका नेगेशन पूछा गया है, फाइंड नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। नेगेशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर वाला जो सिंबल होता था वही, नेगेशन p। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? इसका उल्टा आपको जवाब देना है। तो इसका नेगेशन होगा √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। डिनायल है, डिनाई करना है, उसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, उल्टा जवाब देना है। √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। लिख लिया इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और क्या लिख सकते हैं नेगेशन में? लिखिए एक और, इट इज फॉल्स दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। ये भी बोल सकते हैं, ये भी नेगेशन है, डिनायल है, बस मना करना है उसको। और ये भी लिख सकते हैं √3 इज, सॉरी, इट इज नॉट ट्रू। जनरली ये तीन चीजें यूज की जाती हैं। इट इज नॉट ट्रू दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। तो जब भी आपको नेगेशन करना है तो आपको बेसिकली नॉट घुसाना है कहीं ना कहीं स्टेटमेंट में। इट इज नॉट ट्रू दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, या इट इज फॉल्स दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, या √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर। जनरली ये नहीं लिख सकते हो आप कि √3 इज एन इरैशनल नंबर, ये नहीं लिख सकते। आपको उसे ज्ञान नहीं देना है, आपको वो जो भी बोल रहा है आपको जस्ट उसका डिनायल करना है, उसको मना करना है, उसका उल्टा बोलना है। समझे कि नहीं? Yes. Yes. उसकी स्टेटमेंट को करेक्ट या नॉट करेक्ट कुछ नहीं कहना, उसने जो भी बोला बस नॉट लगा दो। जैसे 9 इज लेस देन 10, तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? 9 इज नॉट लेस देन 10। समझे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस नॉट लगाना है किसी भी सेंस में, डायरेक्टली लगाइए या इस तरीके से, इट इज नॉट ट्रू दैट दिस इज अ रैशनल नंबर। अब एक बात बताइए कि अगर कोई स्टेटमेंट दी है आपको, या तो वो ट्रू रही होगी या वो फॉल्स रही होगी, राइट? Yes, ma'am. Ma'am. जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी √3 इज अ रैशनल नंबर, फॉल्स थी ये स्टेटमेंट। तो जो उसका नेगेशन आपने लिखा है वो ट्रू हो जाएगा, और ओरिजिनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है और आप उसे मना कर रहे हो तो नेगेशन ऑफ p वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। हाँ या ना? Yes, ma'am. जैसे 9 इज लेस देन 10, ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है, लेकिन Yes. इसको नेगेशन होगा कि 9 इज नॉट लेस देन 10, वो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। करेक्ट? Yes, ma'am. तो अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स हो जाता है, और अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाता है। ये ट्रुथ टेबल बना लीजिए, इसे ट्रुथ टेबल कहा जाता है। ये इस टाइप की चीजें जो लोगों के पास कंप्यूटर साइंस है आप वहां पढ़ते होंगे। Yes, ma'am. हाँ जी।
अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो ऑब्वियसली उसका नेगेशन फॉल्स हो जाएगा, और कोई स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू हो जाएगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. अभी तक मैं हाँ जी, अभी तक मैंने जितने एग्जाम्पल आप लोगों को बताए हैं वो थी सिंपल स्टेटमेंट्स. अब हेडिंग डालिए कंपाउंड स्टेटमेंट. कंपाउंड स्टेटमेंट. नाम से पता चल रहा है ऑल्दो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा. लिख लो, द स्टेटमेंट दैट इज मेड अप ऑफ 2 or more statements. A statement which is made up of 2 or more statements is called compound statement. Is called compound statement. अब जो स्टेटमेंट 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनी होगी वो आपकी होती है कंपाउंड स्टेटमेंट. अब 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट से मिलके अगर बनी है तो वो बीच में कोई ना कोई कनेक्टिव तो यूज हुआ ही होगा ना, 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहले इसके नीचे एक एग्जांपल लिख लीजिए कंपाउंड स्टेटमेंट का. A rhombus is a parallelogram. A rhombus is a parallelogram and its 4 sides are not equal. Its 4 sides are not equal. एंड को अंडरलाइन कर लेना. यहाँ पे जो कनेक्टिव आपका यूज हुआ है वो यूज हुआ है एंड, जिसने 2 स्टेटमेंट्स को जोड़ा. और वो जो 2 स्टेटमेंट्स थी वो कौन सी थी, जरा मुझे बताना. A rhombus is a parallelogram, or its its 4 sides are not equal. हाँ जी, तो कभी कभी आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट दी होगी, जैसे मैंने आपको दी भी है, और आपसे ये पूछा होगा कि ये किन 2 स्टेटमेंट से मिलके बनी है. तो एक स्टेटमेंट है a rhombus is a parallelogram, जिसको मैंने P नाम दे दिया इस स्टेटमेंट को. A rhombus is a parallelogram. और दूसरी स्टेटमेंट है जिसको मैंने Q नाम दिया है. क्या लिखूंगी दूसरी स्टेटमेंट? Its 4 sides are not equal. ये its 4 sides are not equal, ये मत लिखना क्योंकि ये स्टेटमेंट है ही नहीं. अगर आप लिख दोगे its 4 sides are not equal, खाली ये लाइन जो है ये कोई स्टेटमेंट नहीं है. इट्स मतलब इट क्या है ये तो बताना पड़ेगा ना, समझे कि नहीं? Yes, ma'am. तो आप कंपोनेंट स्टेटमेंट्स अगर लिख रहे हो तो भी भाई क्लैरिटी होनी चाहिए. वो दोनों सेंटेंसेस जो आप लिखोगे वो स्टेटमेंट्स होने चाहिए. इन P और Q को बोलते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, जो भाई ये दोनों मिलके बना रही हैं एक स्टेटमेंट. समझे कि नहीं? Yes, ma'am. हाँ जी, तो P और Q ऐसे ही लिख लेना जैसे मैं लिख रही हूँ, ऐसे एरो लगा के कि इन्हें कंपोनेंट स्टेटमेंट्स कहते हैं. और Q स्टेटमेंट क्या होगी, लिख लीजिए Q के सामने, 4 sides of a rhombus are not equal. 4 sides of a rhombus are not equal. तो जब भी एक कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दी होगी, आपसे उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स पूछी जा सकती हैं कि ये किनसे मिलके बनी हैं. उन कंपोनेंट स्टेटमेंट्स को ऐसे ही लिखना है अलग अलग से PQ नाम देके, और वो क्लियर होनी चाहिए है, वो खुद इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स होनी चाहिए हैं. अगर कोई आपको सीधा एक सेंटेंस बोले कि इट्स 4 साइड्स आर नॉट इक्वल, तो ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है क्योंकि इट क्या है पता ही नहीं है, राइट? Yes. तो जो कंपोनेंट स्टेटमेंट लिखो वो स्टेटमेंट होनी चाहिए. तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आपको इंग्लिश एडजस्ट करनी पड़ती है.
तो आपको लिखना होगा फोर साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर नॉट इक्वल। ये दो इसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट हैं और जो कनेक्टिव यूज हुआ है वो हुआ है एंड। तो इस तरीके से अगर आपको एक कंपाउंड स्टेटमेंट देके उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट पूछ ली जाए तो हम आराम से बता सकते हैं, साफ साफ सामने दिख रही होती हैं। जो कनेक्टिव्स आपके यूज हुए होंगे स्टेटमेंट के अंदर, हमारे सिलेबस में जो है दो टाइप के कनेक्टिव होंगे, या तो एंड जैसे कि इस क्वेश्चन में था, या फिर और। दो टाइप के कनेक्टिव्स लिख लीजिए नेक्स्ट लाइन में हेडिंग कनेक्टिव्स। दो कनेक्टिव्स यूज हुए होंगे। कंपाउंड स्टेटमेंट बनाई है तो कोई ना कोई कनेक्टिव होगा। कनेक्टिव आपके जो सिलेबस में है सिर्फ दो पढ़ने हैं, या तो एंड या तो और। दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया है एंड से तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है P एंड Q, और अगर और से किया है तो P और Q। ये सिंबल होते हैं एंड और के। जैसे इंटरसेक्शन का था वैसा ही सिंबल है, बस अब राउंड होने की बजाय शार्प पॉइंट है। सिमिलरली यूनियन और का सिंबल मैच कर रहा है, यू नहीं है, शार्प पॉइंट है। समझे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, काफी कुछ उस इंटरसेक्शन और यूनियन से मिलती हुई चीजें हैं ये। तो हमारे जो कनेक्टिव यूज होते हैं या तो एंड यूज होगा या तो और यूज होता है। ये दो टाइप के कनेक्टिव्स हैं आपके जो यूज होते हैं आपके स्टेटमेंट के अंदर। जैसे इस स्टेटमेंट में जो कनेक्टिव यूज हुआ था जो मैंने ऊपर बोली थी वो था एंड। अब नेक्स्ट चीज ये आती है कि चलो हमें एक कंपाउंड स्टेटमेंट दी होगी तो हमें उसकी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स बिल्कुल साफ साफ सामने नजर आ रही होंगी, सही बात है। वो जो कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं या तो दोनों की दोनों ट्रू हो सकती हैं, या हो सकता है पहले वाली ट्रू हो दूसरे वाली फॉल्स हो, या पहले वाली फॉल्स हो दूसरे वाली ट्रू हो, या दोनों फॉल्स हो। ये चार पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ या ना? Yes, ma'am. जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने बोला था रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, तो ट्रू है। एंड इट्स फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, ये फॉल्स है। करेक्ट? Yes, Yes. Yes, ma'am. हाँ जी। तो जो दो स्टेटमेंट दी होंगी वो हो सकता है दोनों ट्रू हो, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स हो। चार पॉसिबिलिटी हैं। बात ये है कि फिर ओवरऑल स्टेटमेंट को क्या बोला जाएगा। P एंड Q वाली जो स्टेटमेंट मैंने आपको दी, P ट्रू है Q फॉल्स है, तो ओवरऑल Yes, ma'am. स्टेटमेंट को मैं क्या बोलूंगी, ट्रू बोलूंगी या फॉल्स? तो सुनिए, आपको ट्रूथ टेबल पता होनी चाहिए। जो एंड है, एंड के केस में क्या होता है, अगर P और Q दोनों ट्रू हैं तो ही आपकी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाती है। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो चाहे वो पहली हो चाहे वो दूसरी हो, अगर एक भी फॉल्स हो गई तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। दोनों फॉल्स तो फॉल्स है ही है। तो अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनका अगर एंड आप कर रहे हो P एंड Q, तो ओवरऑल स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा वो इस टेबल से पता चलेगा। और ये आपको याद होनी चाहिए कि एंड वाली स्टेटमेंट तभी ट्रू मानी जाएगी जब दोनों ट्रू होंगे। यानी ऊपर जो स्टेटमेंट मैंने आपको बोली थी वो ओवरऑल ट्रू थी कि फॉल्स थी? False. वो फॉल्स। बिल्कुल सही बात। False. हाँ जी, वो फॉल्स थी। और अगर और यूज हुआ होता, अगर यही स्टेटमेंट ऐसे होती, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम और इट्स फोर साइड्स आर नॉट इक्वल, तब ओवरऑल स्टेटमेंट को क्या कहा जाता? और क्या कहता है भाई, अगर एक भी ट्रू है तो मैं तो ट्रू हूं, दोनों ट्रू तो P और Q वाली स्टेटमेंट भी ट्रू, P ट्रू है तो भी, Q ट्रू है तो भी, दोनों फॉल्स हैं तभी फॉल्स होगा। और ये कहता है कि अगर एक भी ट्रू तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू। बना लीजिए ये टेबल सब कनेक्टिव्स की एंड और की कि ओवरऑल स्टेटमेंट को क्या कहा जाएगा। बना लिए सबने? मैम एक मिनट बस। Yes, yes, ma'am. हाँ जी। मैम बना ली। ओके जी। तो अब जैसे मैं अगर स्टेटमेंट बोलती हूँ, लिखना एक स्टेटमेंट, √3 इज रैशनल, √3 इज रैशनल और
2 + 2 is 4। तो इस स्टेटमेंट को ओवरऑल ट्रू बोला जाएगा कि फॉल्स? ट्रू बोला जाएगा। ट्रू, क्योंकि एक पार्ट ट्रू है और है तो एक भी ट्रू, तो ट्रू माना जाएगा। क्लियर? यस मैम। तो लिख लेना ट्रू है ये। तो हमने ना ये सीख लिया कि जो कंपाउंड स्टेटमेंट होती हैं उनमें या तो एंड होता है या और होता है, और उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, कब वो ट्रू होंगी कब वो फॉल्स होंगे, हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज आती है कि इनका नेगेशन कैसे करेंगे। हमें सिंपल स्टेटमेंट्स का तो आता है कि नॉट लगा दो, जैसे √3 इज रैशनल तो √3 इज नॉट रैशनल, है ना। 2 + 2 is 4 तो 2 + 2 is not 4। उनका तो नेगेशन हमें आता है। बात आती है कि ये एंड वाली और वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनका नेगेशन कैसे करेंगे। जैसे मैंने अभी ऊपर एग्जांपल आप लोगों को लिखवाया हुआ है, rhombus is a parallelogram and its 4 sides are not equal। तो इसका नेगेशन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है। नेगेशन ऑफ P एंड Q, अगर इस टाइप की स्टेटमेंट है तो नेगेशन कैसे होता है। नेगेशन ऑफ P एंड का बन जाता है और नेगेशन ऑफ Q। लिख लेना ये। नेगेशन ऑफ P एंड Q कैसे होता है, P का नेगेशन कर दीजिए, एंड की जगह और आ जाता है, और Q का नेगेशन कर दीजिए। इसी तरीके से अगर नेगेशन ऑफ P और Q आपको करना है तो वो होता है नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q। और का एंड हो जाता है, एंड का और हो जाता है। ये किससे मिलता जुलता है, डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था हमने सेट्स में, याद है? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्या था वहां पे कि अगर आप A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेगेशन के इक्विवेलेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट A, वही तो होता है नेगेशन B, करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. तो A एंड B का नेगेशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। यस मैम। वही चीज लिखी हुई है, नेगेशन ऑफ ए और नेगेशन ऑफ बी। तो काफी कुछ सेट से रिलेटेड है, एंड और के क्वेश्चन सेट थ्योरी से भी होते हैं, अभी करके बताऊंगी। बट ये नेगेशन का रूल आपको याद होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं एग्जांपल लिखिए, वही एग्जांपल लिख लीजिए जो ऊपर लिखा है। लिखो फाइंड नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट है तुम्हारी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, rhombus is a parallelogram and its 4 sides are not equal। क्या हो जाएगा इसका नेगेशन, Rhombus is not a parallelogram or its 4 sides are equal। हाँ जी, लिख लीजिए आंसर। rhombus is a parallelogram, rhombus is not a parallelogram and की बजाय क्या आएगा, और नहीं आना चाहिए। यस मैम। हाँ जी, तो बोलो ना, rhombus is not a parallelogram or its 4 sides are equal। दोनों P और Q दोनों का नेगेशन कर दिया, एंड का और बना दिया। समझे कि नहीं सब? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, ऐसी जो ये और वाली स्टेटमेंट मैंने बोली थी, √3 इज रैशनल और 2 + 2 इज 4, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, √3 इज नॉट रैशनल एंड 2 + 2 इज नॉट 4। समझे कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो हमने सीख लिया P एंड Q, P और Q की ट्रुथ वैल्यू क्या होती है और उनका नेगेशन कैसे करते हैं। अब जो और वाली स्टेटमेंट्स होती है ना, एक्चुअली उसमें एक टॉपिक और होता है, और जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नेक्स्ट एरो लगा के अपने आगे आगे टॉपिक लिखते जाओ, ये पॉइंट्स हैं बस इस चैप्टर के अंदर और कुछ नहीं है। और 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और एक होता है इंक्लूसिव और। ट्रुथ टेबल में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो और की टेबल तो वैसी ही रहती है। कभी कभी स्टेटमेंट देके आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसमें जो और यूज हुआ है वो एक्सक्लूसिव और है या इंक्लूसिव और है, क्या फर्क है दोनों में बताती हूँ, अभी लिखिए इतना।
लिख लिया? यस मैम। हाँ जी, दो टाइप के और होते हैं, या तो एक्सक्लूसिव और या तो इंक्लूसिव और। अब हमें क्या पता कौन से टाइप का है, क्वेश्चन में तो खाली और लिखा होगा ना भाई। देखो इसके नीचे एग्जाम्पल लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के फिर लिखना एग्जाम्पल। सेम यहाँ पे भी एक लाइन छोड़ के फिर एक एग्जाम्पल लिखना। पहले इंक्लूसिव वाले का एग्जाम्पल बोल रही हूं, इसका इंक्लूसिव का लिखिए। टू अप्लाई फॉर अ पासपोर्ट, to apply for a passport you should have a voter card, you should have a voter card और PAN card, PAN और PAN card। अब यहाँ पे जो और यूज हुआ है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, आप इससे क्या समझते हैं? वो यही कहना चाह रहा है ना कि अगर आपको पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो या तो वोटर कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर किसी के पास दोनों हैं तो वो भी चलेगा, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये होता है इंक्लूसिव और, मतलब जिस और से की सेंस ये निकल रही हो कि या तो P होना चाहिए या Q होना चाहिए या दोनों हो वो भी चलेगा, P और Q और बोथ, इसकी सेंस ये निकलती हो, उसे एक लाइन में लिख लीजिए, P और Q और बोथ। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। और एक्सक्लूसिव और क्या होता है, उसके नीचे का एग्जाम्पल लिखिए। 3 points in a plane, 3 points in a plane are collinear or form a triangle। और फॉर्म अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो और यूज हुआ है वो क्या सेंस है उसकी, कि दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो वो 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे या वो ट्रायंगल बनाएंगे। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकती ना। नो मैम। So, ma'am. तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के पता चलेगा कि उसकी सेंस क्या है। तो एक्सक्लूसिव और का मतलब होता है P और Q बट नॉट बोथ, लिख लेना उसके लाइन में। तो स्टेटमेंट पढ़ के एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ वही होगा, या तो ये या तो ये। इंक्लूसिव का मतलब दोनों भी हो गए तो भी चलेगा, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे मैं एक एग्जांपल और बोलती हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन के जवाब दीजिएगा। अगर मैं बोलती हूँ द स्कूल्स आर क्लोज्ड ऑन ए हॉलीडे और अ संडे, तो ये कौन सा और है? Inclusive. Inclusive. इंक्लूसिव, कि भाई संडे को भी बंद रहेगा, हॉलीडे पे भी बंद रहेगा, और संडे प्लस हॉलीडे हो गया तो भी बंद ही रहेगा, राइट? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। और जैसे आप अगर कभी मार्केट जाते हो तो सेल लगी होती है ना, बाय वन गेट वन और गेट 50% ऑफ, तो ये कौन सा और होता है? एक्सक्लूसिव, कि दोनों में से कोई एक चीज मिलेगी आपको, राइट? Yes, ma'am. हाँ जी। तो ये आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलता Yes, है ma'am. इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। तो कई बार और देके स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है कि इंक्लूसिव और है या एक्सक्लूसिव और है, बता देंगे हम। Yes, Yes. ma'am. हाँ Yes, जी। ma'am. तो ये थी बातें आपके एंड और की। उनकी टेबल आपको पता होनी चाहिए, ट्रूथ टेबल उनकी, और उनका नेगेशन आपको निकालना आना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में एंड और यूज हुआ है तो हम उनका नेगेशन कैसे करते हैं। जहां पे आपने नेगेशन वाला टॉपिक लिखा होगा, सेकंड टॉपिक, वहीं पे ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन P अगर करते हैं तो वो वापस से किसके इक्विवेलेंट होता है? P के ही इक्विवेलेंट होता है, ठीक है? यस मैम। Yes, आप ma'am. नेगेशन करके फिर से नेगेशन करोगे तो सेम स्टेटमेंट मिल जाएगी आपको, ठीक है बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो ये थे आपकी एंड और वाली स्टेटमेंट्स, कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट्स। हमें उनका टेबल बनाना आता है और हमें उनकी ट्रूथ वैल्यू निकालनी आती है। अब इसी तरीके से दो टाइप की स्टेटमेंट आपकी और होती हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए, इम्प्लीकेशन। इंप्लाई नहीं करते दिस इंप्लाइज दिस,
Yes, ma'am. हाँ जी, तो लिखिए इम्प्लीकेशन, ब्रैकेट में लिखना इफ देन स्टेटमेंट्स। ये इफ देन वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ देन स्टेटमेंट्स। हाँ जी, अब इफ देन वाली स्टेटमेंट क्या होती हैं और इनको इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। देखो एग्जाम्पल लिखो पहले, इफ सचिन प्लेज, if Sachin plays, then India wins. Then India wins. ये जो स्टेटमेंट है इन्हें इम्प्लीकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? इम्प्लीकेशन। इम्प्लाई करती है ना ये, इफ दिस देन दिस, दिस इम्प्लाइज दिस, समझे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, इनमें कोई कनेक्टिव यूज नहीं हुआ है, इनमें एंड और यूज नहीं हुआ है। ये इफ देन वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, इफ देन स्टेटमेंट्स होती हैं, जिन्हें इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर भी देखा जाए तो दो स्टेटमेंट होती हैं, एक इफ के साथ और एक देन के साथ, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, कि अगर ये ट्रू हुआ तो ये होगा। इफ पी, इफ के बाद एक स्टेटमेंट होगी पी, देन क्यू, तो इनको ऐसे लिखते हैं P implies Q। ये सिंबल होता है जैसे एंड और का होता है, ऐसे ही कई बुक्स में डबल एरो ऐसे लगाया होता है, एक ही बात है, दोनों करेक्ट हैं। इम्प्लाई का जो सिंबल होता है वो P imply Q, P if के साथ होगा, Q then के, भाई P जो है वो उसका होना इम्प्लाई करता है कि Q भी होगा, समझे? Yes, Yes, ma'am. हाँ जी, इनको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अब ठीक है, हमें समझ आ गया इम्प्लीकेशन किन्हें कहते हैं, इफ देन वाली स्टेटमेंट्स को कहते हैं। एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब बात ये आती है कि ये भी एक तरह से दो स्टेटमेंट्स का कॉम्बिनेशन ही है, हालांकि इसमें कनेक्टिव यूज नहीं हुआ है, बट दो स्टेटमेंट्स तो इसमें भी हैं, एक कंडीशन और एक उसका आउटपुट, कि अगर ये हुआ तो ये होगा, समझे? Yes, ma'am. अब बात ये आती है कि ये स्टेटमेंट कब ट्रू मानी जाएगी और कब फॉल्स मानी जाएगी। ऑब्वियसली पी और क्यू पे डिपेंड करता है। मान लीजिए पहला केस हो गया, पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, मतलब पी ट्रू होने का मतलब है सचिन खेला। पी कौन सी स्टेटमेंट है? जो इफ के साथ लिखी हुई है, इफ सचिन प्लेज देन इंडिया विंस, इंडिया का जीतना, ये सेकंड स्टेटमेंट है। मैंने कहा था कि अगर सचिन खेलेगा तो इंडिया जीतेगा। भाई मान लो P भी ट्रू हो गया और Q भी ट्रू हो गया, यानी सचिन खेला और इंडिया जीत गई, तो मेरी स्टेटमेंट जो मैंने कहा था आप उसे ट्रू बोलोगे या फॉल्स बोलोगे? True. True. आप बोलते हैं हाँ जी मैम आपने सही कहा था। तो अगर P ट्रू होता है और Q भी हो जाता है तो स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी, क्योंकि इम्प्लाई का मतलब ही ये है कि आप एक कमिटमेंट दे रहे हो कि अगर P हुआ तो Q जरूर होगा। लेकिन अगर P तो हुआ और Q फॉल्स हो गया, यानी सचिन खेला और इंडिया हार गई, फिर तो मेरी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी ना? Yes. Yes, ma'am. क्योंकि Yes. मैंने कमिट किया था कि अगर P होता है तो Q जरूर होगा, और अगर Q नहीं हुआ तो मेरी स्टेटमेंट गलत ठहरा दी जाएगी, माई स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। एक्चुअली इफ देन वाली स्टेटमेंट सिर्फ इसी एक केस में फॉल्स होती है, जब कंडीशन ट्रू होते हुए भी आपको वो रिजल्ट ना मिले जो आपको प्रॉमिस किया गया था। अगर P ही फॉल्स हो गया, अगर सचिन खेला ही नहीं, फिर चाहे इंडिया जीते चाहे इंडिया हारे, क्या मैंने उसके बारे में कुछ आपको कहा था? No, ma'am. No, क्या ma'am. मैंने ये कहा था कि इफ एंड ओनली इफ सचिन खेलेगा तो ही इंडिया जीतेगा? मैंने तो नहीं कहा। मैंने ये कहा था सचिन खेला तो इंडिया जरूर जीतेगी, सचिन नहीं खेला उसके बारे में मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा है। तो अगर P ही ट्रू नहीं होता, फिर इंडिया चाहे जीते चाहे इंडिया हारे, मेरी स्टेटमेंट को कोई फॉल्स नहीं कह सकता, मेरी स्टेटमेंट ट्रू मानी जाएगी। इफ देन वाली स्टेटमेंट एक ही केस में फॉल्स होती है, जब आपको जो कंडीशन कही गई थी वो ट्रू हो चुकी है और जो आपने रिजल्ट प्रॉमिस किया था वो नहीं आया,
तो आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है कि P हुआ तो Q जरूर होगा, अगर Q नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है P फॉल्स वाले केस में, तो ये ध्यान रखना हमेशा। जनरल लाइफ में एक्चुअली हम इफ देन वाली जब स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसका सेंस यही होता है कि भाई अगर P ही ट्रू नहीं हुआ तो Q चाहे हो चाहे ना हो, मेरी स्टेटमेंट थोड़ी ना फॉल्स कह सकते हो तुम, राइट? यस मैम। हाँ जी, जैसे एक और एग्जांपल Yes, देती हूँ ma'am. जो तुम्हें बेटर समझ आए। जैसे मान लो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें प्रॉमिस किया कि अगर तुम्हारे बोर्ड्स में 90% आए, इफ यू गेट 90% देन आई विल गिव यू अ लैपटॉप। आपके पापा ने प्रॉमिस किया, इफ यू गेट 90% आई विल गिव यू अ लैपटॉप। ये स्टेटमेंट कब फॉल्स हो गया? आप कब पापा को झूठा बोलोगे? अब ये बताओ। मान लो आपके 90% आए, पी ट्रू, और पापा ने लैपटॉप दिला दिया, तो वो सच्चे थे, स्टेटमेंट ट्रू, करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. जी। लेकिन अगर आपके 90% आए और पापा मुकर गए, मैं तो नहीं दिला रहा, फिर उनकी स्टेटमेंट फॉल्स कहलाएगी, राइट? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अगर पी ट्रू और ट्रू फॉल्स हो गया, Yes, ma'am. जो कंडीशन रखी थी आपने, इफ तो पूरा कर दिया लेकिन देन आपको मिला ही नहीं, तो फिर आप वो पापा की स्टेटमेंट गलत है, फिर वो फॉल्स हो गई। अगर मान लो आपके पापा ने क्या कहा था, अगर 90% आए तो लैपटॉप दिलाऊंगा, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, इफ यू गेट 90% आई विल गिव यू अ लैपटॉप। अगर आपके 90% आए ही नहीं, पापा ने लैपटॉप फिर भी दिला दिया, तो क्या उनकी स्टेटमेंट फॉल्स थी? नो मैम। नहीं ना, वो उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं था, फिर उनकी मर्जी है। अगर उन्होंने ये थोड़ी कहा था तभी दिलाऊंगा, जी नहीं, उन्होंने कहा था 90% आए तो पक्का दिलाऊंगा। ठीक है, अब अगर 90% नहीं आए तो अगर वो दिला देते हैं तो भी उनकी स्टेटमेंट तो ठीक थी, और वो नहीं दिलाते हैं तो भी उनकी स्टेटमेंट ठीक थी, हाँ या ना? यस। Yes, ma'am. हाँ जी। तो इफ देन वाली स्टेटमेंट तभी झूठ कही जाती है जब इफ वाले काम होने के बाद भी क्यों ना हो, सिर्फ वो एक केस फॉल्स होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. ये हमेशा ध्यान रखना। अब बात ये आती है कि इन स्टेटमेंट्स का नेगेशन कैसे करेंगे। पापा ने, मतलब जैसे मैंने बोला इफ सचिन प्लेज देन इंडिया विंस, तो इसका उल्टा क्या माना जाएगा? कोई बताएगा? हिंदी में ही बता दो, इंग्लिश में फ्रेम कर दूंगी। मैंने कहा था सचिन खेलेगा तो इंडिया जीतेगा, तो किसी को अगर उल्टा बोलना है तो वो क्या बोलेगा? सचिन खेलेगा तो इंडिया नहीं जीतेगा। हाँ, अगर मैं कह रही हूँ देखो सचिन खेला ना इंडिया पक्का जीतेगा, तो सामने वाली टीम अगर ऑपोजिट है तो वो क्या बोलेगी? सचिन खेलेगा और इंडिया नहीं जीतेगा, देख लियो, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. यानी वो बोलेगा कि देख तेरा पी ट्रू होने वाला है और क्यू फॉल्स होएगा, तो वही तो नेगेशन माना जाएगा इसका, करेक्ट? यस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगर कभी भी आपको इफ देन वाली स्टेटमेंट का नेगेशन करना हो, नेगेशन ऑफ पी इंप्लाई क्यू, तो कैसे होता है? इफ देन हट जाता है, पी को वो बंदा ऐसे ही रखेगा एंड क्यू का नेगेशन कर देगा कि देख पी तो ट्रू होगा बट क्यू नहीं होगा, समझे कि नहीं? यस मैम। तो इफ देन वाली स्टेटमेंट्स का जो नेगेशन होता है थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान रहे। इंप्लाई का सिंबल हट गया है, एंड आ गया, ठीक है? तो एंड आ जाता है, इंप्लाई इफ देन की स्टेटमेंट फिर वो रहती ही नहीं। किसी ने कहा कि इफ सचिन प्लेज देन इंडिया विंस, तो सामने वाला बोलेगा सचिन विल प्ले एंड इंडिया विल नॉट विन, समझे? Yes, ma'am. इफ देन हट जाता है, तो अब आपको क्या लिखना है? आपने इम्प्लीकेशन लिखा होगा, इफ देन स्टेटमेंट रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, पी इंप्लाई क्यू, सिंगल एरो लगाओ या ऐसे लगाओ, उसकी ट्रुथ टेबल बना लेना। कैसे बनाओगे? मैंने तो इसी में ऐड कर दिया। आप ये पी और क्यू लिखोगे, ये वाले दो कॉलम और ये वाला पी इंप्लाई क्यू वाला, ठीक है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. बनाओगे कि पी और क्यू के ऊपर पी इंप्लाई क्यू की ट्रुथ वैल्यू डिपेंड करती है। बनाओ ये फटाफट से, और अगर बना लिया है तो फिर ये नेगेशन लिख लो कि उनका नेगेशन कैसे करते हैं। पी एंड नेगेशन क्यू बोल देते हैं। लिख लिया? Yes, ma'am. यस मैम। जैसे एक एग्जांपल लिखिए, ये काफी पहले आया था एक बार, लिखिए। एक स्टेटमेंट है,
लिखो पहले, फाइंड नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइंड नेगेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है? इफ आई बिकम अ टीचर, if I become a teacher, then I will open a school. If I become a teacher, then I will open a school. तो इसका नेगेशन कोई बताएगा क्या हो जाएगा? If I become a teacher, then I will not open a school. If then हट जाता है बेटा, ध्यान से देखो, क्या मैंने यहाँ पे if then वाला सिंबल लगाया है? No, ma'am. एंड लगाया है। क्या देखो, पी स्टेटमेंट एज इट इज आएगी, इफ हट जाएगा, इफ नहीं आएगा। इफ के साथ जो लिखा होता है वो पी होती है, देन के साथ जो लिखा होता है वो क्यू होता है। तो इसका नेगेशन बनेगा आई विल बिकम अ टीचर एंड क्यू का नेगेशन आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इफ देन हट गया, इफ नहीं है, अब एंड और वाली स्टेटमेंट, एंड वाली स्टेटमेंट बनेगी, पी एज इट इज रहेगा, क्यू का नेगेशन हो जाएगा। थोड़ी इंग्लिश एडजस्ट करनी पड़ेगी। आई विल बिकम अ टीचर एंड आई विल नॉट ओपन अ स्कूल। समझ आया कैसे नेगेशन होता है? Yes, ma'am. आप जनरल साइंस में भी सोच सकते हो, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर मैं टीचर बनी ना तो स्कूल पक्का खोलूंगी, तो इसका नेगेशन क्या होगा कि मैं टीचर बनूंगी, मैं नहीं खोलूंगी स्कूल। समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये इसका उल्टा ही है, पी का ट्रू होना और क्यू का फॉल्स हो जाना नेगेशन ही है। तो ये थी आपकी इफ देन वाली स्टेटमेंट्स। हमने यही चीजें एंड और में सीखी थी, क्या उनकी ट्रूथ टेबल कि वो कब ट्रू होंगी कब फॉल्स होंगी, और उनका नेगेशन कैसे करते हैं। उनका नेगेशन तो हमें पहले से रिलेट हो गया था, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और लास्ट जो टाइप की स्टेटमेंट होती है, टोटल 4 टाइप की हमें पढ़नी है, एंड और वाली जो कि कनेक्टिव्स होते हैं, और इम्प्लीकेशन वाली इफ देन जो हम पढ़ चुके हैं, एंड नेक्स्ट लिखिए डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन ब्रैकेट में लिखना इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट्स, जिनमें इफ एंड ओनली इफ आता है। इफ देन का आगे का लेवल है ये। इफ देन में सिर्फ एक तरफ की बात की जाती थी कि अगर ये तो ये, यहां इफ एंड ओनली इफ होता है। समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। इफ एंड ओनली इफ यानी ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा, ये कहता है कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू हुई तो दूसरी ट्रू होगी, और अगर पहली फॉल्स हुई तो दूसरी फॉल्स हो जाएगी। समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, जैसे मैं बोलती हूँ अ नंबर इज इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये डबल इम्प्लीकेशन होती है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नीचे लिख लेना पी डबल इम्प्लाई क्यू, दोनों तरफ एरो लगा होता है। बीच वाली लाइन डबल भी हो सकती है, उससे कंफ्यूज मत होना, दोनों तरफ एरो लगा होता है। डबल इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ। जैसे अगर आपके पापा बोलें कि मैं तुझे लैपटॉप तभी दूंगा, I will give you a laptop if and only if you score 90% in board exams. तो इसका मतलब अब ये पापा की स्टेटमेंट कब ट्रू होगी और कब फॉल्स होगी, अब हमें ये देखना है। अगर आपके पापा ने बोला I will give you a laptop if and only if you score 90% in board exams, अगर दोनों ट्रू हो गए, यानी आपके 90% आए और पापा ने लैपटॉप दिला दिया, तो उनकी स्टेटमेंट ट्रू। True. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल ठीक है जी, लिख लीजिए ट्रू। अगर 90% नहीं आए और पापा ने मना कर दिया, देख भाई मैंने मेरी शर्त नहीं पूरी की, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दिला रहा लैपटॉप, तो भी उनकी स्टेटमेंट क्या थी? True. ट्रू। उन्होंने कहा था इफ एंड ओनली इफ, नहीं आए तो नहीं दिलाऊंगा भाई। तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुमने पी को फॉल्स कर दिया, उन्होंने क्यू को फॉल्स कर दिया, तो उनकी स्टेटमेंट तो ट्रू थी।
अगर 90% आई और पापा मुकर गए, मैं तो नहीं दिला रहा, तो मतलब वो झूठ बोल रहे थे, उनकी स्टेटमेंट फॉल्स थी। अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए फिर भी उन्होंने दिला दिया, तब भी वो झूठ बोल रहे थे। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इफ एंड ओनली इफ कब ट्रू होता है भाई? या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। इफ एंड ओनली इफ का फंडा सिंपल सा है, पी ट्रू तो क्यू भी ट्रू चाहिए, पी फॉल्स तो क्यू भी फॉल्स चाहिए। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं स्टेटमेंट को फॉल्स बोलूंगा, भाई तुम झूठे हो। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. तो ये ट्रुथ टेबल बना लेना, पी क्यू, और ये दोनों तो बनाना ही है, और पी डबल इम्प्लाई क्यू की। तो इफ एंड ओनली इफ वाली स्टेटमेंट तभी ट्रू मानी जाती हैं जब या तो दोनों ट्रू होंगी या दोनों फॉल्स होंगी। ये डबल इम्प्लाई है, पहले वाला सिर्फ सिंगल इम्प्लाई था कि पी ट्रू है तो क्यू ट्रू होना चाहिए, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. में कुछ नहीं कहा गया था तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू स्टैंड करती है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब इन स्टेटमेंट्स का नेगेशन कैसे होगा इफ एंड ओनली इफ वालों का? अब इनका उल्टा क्या होता है? अगर पापा ने कहा मैं तभी लैपटॉप दिलाऊंगा जब तेरे 90% आएंगे, तो इसका नेगेशन क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? जब मार्क्स आए एंड वो ना दिलाएं लैपटॉप, या फिर और मार्क्स नहीं आए, पी का उल्टा हो गया एंड उन्होंने लैपटॉप दिला दिया। यही था ना नेगेशन? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. नेगेशन ma'am. ऑफ, वही जनरल साइंस में रखोगे तो याद रहेगा, नेगेशन ऑफ पी डबल इम्प्लाई क्यू क्या होता है? पी एंड क्यू का नेगेशन, और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। जो ये वाला हिस्सा था ये तो है ही है इफ देन वाला, और उसमें साथ में आ गया नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। लिख लीजिए ये नेगेशन वाला हिस्सा। लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी। तो जैसे अगर मैं आपको स्टेटमेंट बोलती हूँ, लिखना एक स्टेटमेंट, n square is odd, small n square is odd if and only if n is odd. If and only if n is odd. तो फाइंड इट्स नेगेशन क्या हो जाएगा? देखो इफ देन हट चुका है, ध्यान रहे, नेगेशन करने के बाद कहीं इफ देन नहीं आता, एंड और आता है बस। तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा? p को एज इट इज रखो, लिखो n स्क्वायर इज ऑड एंड n is not odd, और के बाद क्या लिखूं? n square is not odd And n is odd. and n is odd. मैं सिंपल इस फॉर्मूला से चलूंगी। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। तो अब तक हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है जरा समराइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये टेबल बना लीजिए, दोबारा से एक साथ पूरी बना लीजिए, रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अब चैप्टर ऑलमोस्ट हो गया है, टॉपिक और नहीं है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, छोटी छोटी सी चीजें आएंगी बीच बीच में। ये टेबल बना लीजिए कि आपको दो स्टेटमेंट दी होंगी, पी और क्यू, साथ साथ बनाएंगे फटाफट। या तो दोनों ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स, इनमें से कुछ भी हो सकता है। कब कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? P एंड Q, एंड का मतलब है दोनों ट्रू तो ही मैं ट्रू हूं भाई, वरना नहीं, अदरवाइज फॉल्स। P और Q, और नाम से पता चल रहा है यार, एक भी हो जाए चलेगा, एक भी ट्रू तो ट्रू। फिर P इम्प्लाई Q, इफ देन वाली स्टेटमेंट्स एक ही केस में फॉल्स होती हैं, जब पहला कंडीशन ट्रू होके क्यू ना मिले, P ट्रू Q फॉल्स। सबसे पहले ये केस ढूंढना, इसके सामने फॉल्स लिखना, बाकी सारे केसेस में ट्रू रहती है ये। ठीक है? Yes, Yes, ma'am. और डबल इम्प्लाई, इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, डबल एरो है, यानी दोनों सेम होने चाहिए। दोनों जब भी सेम तो ट्रू,
वरना फॉल्स। क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी। फिर ये नेगेशन भी एक साथ लिख लो, तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। हमने ये सब कुछ पढ़ा है। नेगेशन ऑफ नेगेशन P, वापस से P मिल जाता है। नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये तो सेट थ्योरी से रिलेटेड है। ये हो जाता है नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, एंड का और बन जाता है। थर्ड है नेगेशन ऑफ P और Q, इसमें और का एंड बन जाएगा। फिर नेगेशन ऑफ P इंप्लाई Q, इनका ध्यान रखना स्पेसिफिकली। P एंड नेगेशन Q, ये कई बार पेपर में जो आता है नीचे वाले दोनों में से किसी का नेगेशन आता है। P एंड नेगेशन Q, और डबल इंप्लाई में होता है P एंड नेगेशन Q और नेगेशन P एंड Q। वही जहां जहां पे भी ये फॉल्स है वो चीज लिखनी है। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. हाँ जी, हमने सबके एग्जाम्पल साथ साथ देखे हैं। अब देखो, इनमें से मैं ना ये जो मैंने नेगेशन के रिजल्ट्स लिखवाए हैं कि ये और ये इक्विवेलेंट बातें होती हैं, ये और ये इक्वल होते हैं, इनको वेरीफाई भी कर सकते हो आप। जैसे क्वेश्चन लिखिए, वेरीफाई दैट नेगेशन ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू, क्या होता है, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। अब जैसे मुझे ये वेरीफाई करना है कि भाई ये सेम है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? एक सेकंड रुकिए यार, मेरा ये बंद हो गया। हम टेबल बना के देखेंगे। दो स्टेटमेंट आपको इक्विवेलेंट, इक्वल की बजाय जनरली इक्विवेलेंट कहा जाता है, तो कब होती हैं? दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होनी चाहिए। यानी अगर लेफ्ट वाला ट्रू है तो राइट वाला भी ट्रू होना चाहिए, तभी तो दोनों सेम स्टेटमेंट मानी जाएंगी ना। जब इसके ट्रू होने पे ये भी ट्रू हो, दोनों सेम हो एग्जैक्टली, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट राइट दोनों की टेबल बना के देखते हैं। कई बार स्टेटमेंट्स में इक्वल टू की बजाय ना ये इक्विवेलेंट का सिंबल यूज होता है, 3 एरो, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो मैं टेबल बनाऊंगी। सबसे पहले मैं P और Q दो स्टेटमेंट लूंगी, मेरे साथ साथ लिखेंगे। या तो दोनों ट्रू होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स। तो मैं टेबल बनाऊंगी पहले लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में उसने बोला है P एंड Q का नेगेशन, तो पहले P एंड Q बताइए कब क्या था। दोनों ट्रू तो P एंड Q क्या होता था, ट्रू। True. True. और बाकी केसेस में क्या होता था, False. False. तो लिख दो उन सब में नीचे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये जो हमने टेबल बनाई है, ये बनाई है हमने P एंड Q की। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेगेशन ऑफ P एंड Q। तो नेगेशन कर दीजिए। ये P एंड Q की टेबल आपकी यहाँ बनी हुई है। इसका नेगेशन का क्या मतलब है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। False. हाँ जी, तो लिख दीजिए फर्स्ट केस में फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। True. True. तो नेगेशन की क्या ट्रूथ वैल्यू होगी वो बता दीजिए। यानी हमें ये पता चल गया कि PQ के किस केस में लेफ्ट साइड कब फॉल्स होगी और कब ट्रू होगी, राइट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब इसको होल्ड पे रखते हैं। अब राइट हैंड साइड में जो लिखा है अब उसकी टेबल बना के देखते हैं। सेम आनी चाहिए एग्जैक्ट। राइट साइड में जो लिखा है, राइट साइड में जो लिखा है उसके लिए मुझे क्या निकालना होगा, मुझे नेगेशन ऑफ P निकालना होगा, नेगेशन ऑफ Q, और फिर दोनों का और करना होगा, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो निकालिए नेगेशन ऑफ P।
P आपके सामने लिखा हुआ है, उसका नेगेशन करूंगी। पहले केस में ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, इसमें भी ट्रू का फॉल्स, लास्ट वाले में फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। फिर नेगेशन ऑफ Q कीजिए, Q भी आपके सामने लिखा हुआ है, उसका नेगेशन करूंगी तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। फिर मुझे दोनों का और करना था, राइट साइड वाला निकालने के लिए, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q। दो और में क्या होता है, दोनों फॉल्स तो फॉल्स होते हैं। False. और एक भी ट्रू है, तो True. तो इस केस में ट्रू आ जाएगा। मैं इन दोनों का और कर रही हूं, तो इन्हीं दोनों पे ध्यान है मेरा, एक भी ट्रू तो ट्रू। तो मैंने लेफ्ट साइड में जो भी था मैंने उसकी टेबल बनाई, वो कब फॉल्स कब ट्रू है। मैंने राइट साइड में जो था उसकी टेबल बनाई, क्या कब वो फॉल्स कब वो ट्रू है। क्या सेम आ रही है? Yes, Yes. ma'am. जिस केस में ये लेफ्ट वाला फॉल्स है, उसी केस में राइट वाला भी फॉल्स है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट हैं। समझ गए कैसे वेरीफाई करते हैं? yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, लिखिए क्वेश्चन। जैसे ये 2014 में आया था, अभी जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, लिखिए। नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाई negation Q is first option equivalent to P double imply Q. Second option equivalent to negation P double imply Q. Third option है a tautology। ये क्या होता है मैं बता दूंगी, अभी लिख लो। जिसमें सारी ट्रू होती है ना। हाँ जी, ए टोटोलॉजी। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं, जैसे अभी अभी हमने ऊपर टेबल बनाई, तो ऐसे टेबल बना रहे होगे ना, तो उसमें बस ट्रू 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 आ जाता है, हमेशा ट्रू, उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। मैं लिखवा दूंगी डेफिनेशन। या फिर फोर्थ ऑप्शन है ए पॉलिसी, यानी जो हमेशा फॉल्स आएगी, स्लैश इसे कॉन्ट्राडिक्शन भी बोलते हैं, ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन या पॉलिसी का मतलब है विच इज ऑलवेज फॉल्स। ये डेफिनेशंस मैं लिखवा दूंगी। तो ये 2014 में आपका जेईई मेन में क्वेश्चन आया था कि दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। ये इन चारों में से किससे मैच करती है भाई? क्या ये टोटोलॉजी है, मतलब ऑलवेज ट्रू है, या ऑलवेज फॉल्स है, या इसके इक्विवेलेंट है पी डबल इम्प्लाई क्यू के? तो कैसे करेंगे हम? तो टेबल बनाएंगे, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ जी, तो चलिए शुरू हो जाइए। पी और क्यू दो स्टेटमेंट लिखिए, दोनों की पॉसिबल वैल्यूज लिखिए, ट्रू फॉल्स, कब कब क्या क्या हो सकता है। कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन। मैं ना एक बार दोबारा कनेक्ट करती हूँ, मेरे नेटवर्क में कुछ इशू है।
हाँ जी, कर रहे हैं सब लोग? पहला आ रहा है। पहला आ रहा है, ठीक है। हाँ जी, हम नेगेशन ऑफ क्यू करेंगे। पी ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स तो ये ट्रू तो ये फॉल्स, ये फॉल्स तो ये ट्रू। मैंने नेगेशन क्यू क्यों किया? क्योंकि मुझे पी और नेगेशन क्यू का डबल इंप्लाई करना था। इन दोनों का डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब मुझे पता है कि दोनों सेम होने चाहिए भाई। एक ट्रू एक फॉल्स तो फॉल्स, दोनों ट्रू ट्रू, दोनों फॉल्स तो भी ट्रू फॉल्स। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। Yes, ma'am. ये पी डबल इम्प्लाई नेगेशन क्यों आ गया? मुझे इसका नेगेशन करना है, तो फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स कर दीजिए। ये आ गया। अब ना तो ये टोटोलॉजी है कि ऑलवेज ट्रू आया हो, ना ये फॉलिसी है कि ऑलवेज फॉल्स आया हो। पहले दोनों में से कोई है। अब किसके इक्विवेलेंट है उनकी टेबल से देखना पड़ेगा। पी डबल इम्प्लाई क्यू की अगर मैं बात करूं, पी डबल इम्प्लाई क्यू का क्या मतलब है? दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं, तो मेरी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी वरना फॉल्स रहेगी। क्या ये और आपकी जो पूछा गया है दोनों टेबल सेम है? यस मैम। यस मैम। यानी आवर स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस। खत्म। समझ गए सब? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो इस तरीके से हम कौन सी स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है बता सकते हैं अगर हमें टेबल आती है तो। नीचे ये डेफिनेशन लिख लीजिए, टोटोलॉजी। उसके सामने लिख लेना विच इज ऑलवेज फॉल्स। विच इज ऑलवेज फॉल्स। और सॉरी ऑलवेज ट्रू, तो वो टोटोलॉजी। और नेक्स्ट लिख लीजिए ए पॉलिसी और कॉन्ट्राडिक्शन। सामने लिख लीजिए स्टेटमेंट विच इज ऑलवेज फॉल्स, उसका हम पॉलिसी कहते हैं। लिख लिया सबने इतना? यस मैम। हाँ जी। और एक और वर्ड होता है कंटिंजेंसी, मतलब जो ना तो टोटोलॉजी होती ना पॉलिसी, डिपेंड करता है भाई। जैसे ये जो आई है ये कंटिंजेंसी आई है, कभी ट्रू कभी फॉल्स। तो कंटिंजेंसी होती है विच इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर पॉलिसी। लिख लीजिए। नाइदर टोटोलॉजी नॉर पॉलिसी। लिख लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, नेगेशन ऑफ टोटोलॉजी क्या होगा? एंड पॉलिसी। हाँ जी, पॉलिसी या कॉन्ट्राडिक्शन जो भी बोलना है। और नेगेटिव ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होगा? Tautology. टोटोलॉजी। पॉलिसी बोलिए या कॉन्ट्राडिक्शन बोलिए, उसका नेगेशन होगा टोटोलॉजी। ठीक है, चलिए फिर एक और एग्जांपल करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। लिखिए, शो दैट P and negation Q and negation P and Q is a contradiction. Is a contradiction. बनाइए टेबल फटाफट से और कीजिए पूरा।
मैम हो गया। मैम हो गया। ओके मैम हो गया। हो रहा है सबका या नहीं? यस मैम। मैम हो यस गया। मैम। हाँ जी, सिंपल टेबल ही बनानी थी। सबका मैच कर गया बेटा या करके बताऊं? हर जगह पे फॉल्स 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 आ रहा होगा, है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ जी ठीक है। चलिए फिर हो ही गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। प्रूव दैट P imply Q double imply negation Q imply negation P is a tautology. Is a tautology. करेंगे सब। मैम हो गया। ओके बाकी लोग भी करो भाई। यस मैम हो गया। ठीक है मैम हो गया। मैम हो गया। हाँ भाई, जिसका नहीं आया है वो हैंड रेज करो।
मतलब सबका आ गया टोटोलॉजी। क्लियर है? फिर अगर आ गया है तो अच्छा। हाँ जी बेटा, हो गया? यस मैम। हाँ जी ठीक है। फिर बस इसी तरीके से टेबल बना बना के आप लोगों को करने हैं क्वेश्चंस। एक और जो बहुत बार जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो ये वाले आते हैं, ये इक्विवेलेंट है या नहीं है, टेबल बना के देखते हैं। दूसरा जो जिस टाइप के आते हैं, लिखिए, मतलब एक टॉपिक है ये आपको क्वेश्चन में ना एक इफ देन स्टेटमेंट दी होगी। इफ देन वाले में ही होता है ये, किसी और में नहीं होता। पी इम्प्लाई क्यू वाली स्टेटमेंट आपको दी होगी और आपसे ये पूछा गया होगा कि इस स्टेटमेंट का इनवर्स बताइए या कन्वर्स बताइए, या जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताइए। इफ देन वाली स्टेटमेंट में ही पूछा जाएगा, किसी और स्टेटमेंट में नहीं। लिख लो, इन if then statements, in if then statements, ब्रैकेट में लिखना P imply Q, P imply Q। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इनवर्स इज नेगेशन P imply नेगेशन Q। जब भी इनवर्स पूछा जाए तो आप ये चीज लिखेंगे, क्या? नेगेशन ऑफ P का नेगेशन कर देंगे, इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। इफ देन स्टेटमेंट रहेगी, इम्प्लाइज वहीं का वहीं है, दोनों का नेगेशन। P का भी नेगेशन कर देंगे, Q का भी। इफ देन स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी, इम्प्लाई का सिंबल नहीं हटा है इस बार। अगर कन्वर्स पूछा जाए, कन्वर्स इज, कन्वर्ट कर दो Q को P में, P को Q में। Q इम्प्लाइज P। जब भी पूछा जाए कि इस स्टेटमेंट का कन्वर्स बताइए, तो आप क्या करेंगे? आप कंडीशन को आउटपुट में बदल देंगे, आउटपुट को कंडीशन में। Q इम्प्लाइज P। जैसे पापा ने बोला 90% लाओगे तो लैपटॉप दिलाऊंगा, और आप कहते हो लैपटॉप दिलाओगे तो 90% लाऊंगा, दैट इज कन्वर्स। एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यानी आपको P की जगह पे Q लेके आना है, Q की जगह पे P लेके आना है, और नेगेशन भी करना है। नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाई नेगेशन ऑफ P, ऊपर वाले दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं? नेगेशन करके। कन्वर्स कैसे निकालते हैं? इंटरचेंज करके। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, दोनों का कॉम्बिनेशन। समझे कि नहीं? यस Yes. मैम। Yes, ma'am. जैसे एक एग्जांपल लिखिए, फाइंड कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। फाइंड कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपकी, लिखिए। इफ अ नंबर इज इवन, then it is divisible by 2. If a number is even, then it is divisible by 2. If then वाली स्टेटमेंट ही दी होगी, तभी आपसे कन्वर्स, इनवर्स या कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा जाता है। तो मुझे सबसे पहले बताएंगे इसका इनवर्स। बताइए क्या हो जाएगा? If a number is not even, then it is not divisible by 2. हाँ जी, Yes, ma'am. नेगेशन ऑफ P इम्प्लाई नेगेशन ऑफ Q बना दीजिए उस स्टेटमेंट को। तो इफ अ नंबर इज नॉट इवन, देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, लिख लिया सबने बेटा? Yes, ma'am. चलिए फिर इसका इनवर्स बताइए। इनवर्स तो हो गया, कन्वर्स बताइए। If a number is divisible by 2, then it is even. हाँ जी, Q और P को स्वैप करना था। तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2, देन इट इज इवन।
ठीक बोल रही हूँ? यस मैम। हाँ जी। हाँ भाई, बाकी लोग कर रहे हैं ना? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। एंड लास्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताइए। If a number is not divisible by 2, then it is Not divisible by 2. It is not even. एंड इट इज नॉट इवन। बिल्कुल ठीक है जी। इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 2 देन इट इज नॉट इवन। दोनों का नेगेशन हो गया अपनी और उल्टी पुल्टी भी हो गई। क्यू आगे आ गया, पी पीछे चला गया। डन? Yes, ma'am. yes, ma'am. तो इस Yes, ma'am. चैप्टर में कुछ है नहीं, आपको बस बेसिक रूल्स याद रखने हैं कि इस केस में क्या करना है, इसमें क्या करना है। रूल अगर आपको याद है तो आपके 4 नंबर फ्री के हैं ये जेईई मेन में। यही था आपका चैप्टर। मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रही हूँ अभी इसी के जेईई के। लिखिए, थोड़े सी डिफरेंट अप्रोच के होते हैं वो बताती हूँ। 2015 में आया था ये क्वेश्चन। लिखो, फाइंड नेगेशन ऑफ दिस। नेगेशन ऑफ दिस। और 4 ऑप्शंस थे तुम्हारे पास। फर्स्ट ऑप्शन S intersection R, S and R. Second option S and negation R. Third option S and R and negation S. Fourth option this. R और S कोई 2 स्टेटमेंट्स हैं। इसका फोर्थ होगा। ध्यान से देखो, ध्यान से। इस बच्चे में इस क्वेश्चन में बच्चों ने यही गलती की थी, जल्दबाजी की। थर्ड। थर्ड भी ध्यान से देखो, किसी ने थर्ड लगाया था, किसी ने फोर्थ लगाया था। थोड़ी सी एरर है। वेदांत, यस मैम। लास्ट क्लास में क्यों नहीं आए थे? मैम मेरा वाईफाई नहीं चल पा रहा था मैम, इसलिए पिछले हफ्ते के काफी क्लासेस में अटेंड नहीं कर पाया था। ओके, रिकॉर्डिंग देख लिए फिर उनकी? यस मैम। ओके। मैम इसका बी होगा। कैसे है बताओ? मैम इसलिए क्योंकि S और नेगेशन ऑफ R एंड S है, तो फिर मैम इसका नेगेशन तो मतलब S हो सकता है और नेगेशन ऑफ R क्योंकि और है S और नेगेशन ऑफ R। रुक जा, अभी 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 थोड़ा सा तेरे डाउट क्लियर करती हूँ मैं। देख, 2 तरीके से, 3 तरीके से एक्चुअली ये क्वेश्चन हो सकता था। पहला, टेबल बना के देखो। कुछ बच्चे वो ट्राई कर रहे होंगे, है ना? Yes, ma'am. हाँ जी। आप टेबल से अगर करोगे, आपको 2 स्टेटमेंट लेनी पड़ेंगी, R और S, क्योंकि जब कुछ काम नहीं करता तो टेबल तो हमेशा काम आती है। 2 स्टेटमेंट है, या तो दोनों ट्रू होंगी, या ये ट्रू होगी, ये फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी, ये ट्रू होगी, या दोनों फॉल्स होंगे। फिर हम बारी बारी करके इसके टेबल बनाएंगे। अभी लिखना मत। हमने नेगेशन ऑफ S लिखा क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने लिखा फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू।
फिर हमने ये ब्रैकेट वाला निकालना चाहा, उसके लिए हमें नेगेशन ऑफ आर चाहिए था। फिर हमें नेगेशन ऑफ आर एंड एस करना पड़ेगा ताकि ये ब्रैकेट वाला आ जाए। इसका और इसका एंड करना पड़ेगा। एंड मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू होगा। फिर इसका और नेगेशन एस का यूनियन करना था, और करना था इन दोनों का। और का मतलब है एक भी ट्रू तो ट्रू, राइट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ जी, तो मैंने दोनों का और कर दिया। दोनों फॉल्स थे, फॉल्स। एक ट्रू था, ट्रू। एक ट्रू था, ट्रू। एक ट्रू था, ट्रू। फिर मुझे इसका नेगेशन पूछा गया है, जो कि मेरा आंसर होने वाला है। मुझे इसका नेगेशन करना था, तो कर दिया मैंने, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी। अब मुझे ये देखना है ये इन चारों में से किसके इक्विवेलेंट है। मैंने फर्स्ट ऑप्शन चेक किया। फर्स्ट ऑप्शन है एस एंड आर। एस एंड आर मैं यहाँ पे बना के रख लेती हूँ। एंड का मतलब है दोनों ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। क्या इससे आपकी टेबल मैच कर रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन दिक्कत वहां हो जाती है, अगर फर्स्ट से टेबल मैच नहीं करती तो मुझे बी सी डी सबकी टेबल बना के देखनी पड़ती है और बहुत टाइम लग जाता है, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. टेबल वाला मेथड हमेशा काम करता है बट लेंथी होता है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसने टेबल वाला किया गलत नहीं है, बट इससे बेटर वे होता है ऑप्शन करने, क्वेश्चन करने का। और वो क्या है? वो सेकंड मेथड बताती हूँ मैं। सेकंड मेथड था कि आप प्रॉपर्टीज यूज करो। जैसे सब लोग समझेंगे, मुझे इसका नेगेशन करना था तो मैं ऐसे लिख लेती हूँ, नेगेशन ऑफ कि भाई मुझे चाहिए नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, राइट? Yes, ma'am. हाँ जी। तो इसको ऐसे ऑब्जर्व करो, ये P और Q है, आपको नेगेशन करना है। तो कैसे करते हैं? नेगेशन ऑफ P जो कि S हो जाएगा, एंड और का एंड बन जाता है। नेगेशन ऑफ Q, अब इसका नेगेशन करना है, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. P और Q में क्या होता है? P का नेगेशन करते हैं और का एंड बन जाता है, और अब इस Q का नेगेशन करेंगे। अब इसके नेगेशन की बारी जब आई तो ये एंड है बीच में, तो क्या होगा? इसका नेगेशन R और बन जाएगा Yes. negation S. S। क्या ये स्टेप सबको समझ आया? Yes, Yes. ma'am. हाँ जी। तो मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज की। अब मैंने ऑप्शंस में जाके देखा क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बच्चों की नजर Yes, ma'am. थर्ड और फोर्थ पे गई और उन्होंने जल्दबाजी में इनमें से कोई टिक कर दिया। लेकिन ध्यान से देखो, मेरे में बाहर एंड है, अंदर और, यहाँ दोनों एंड या दोनों और हैं, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो मैच नहीं कर रहा है, और ना फर्स्ट और सेकंड, ए और बी। तो बच्चे यहाँ अटक गए कि हमने कहीं गलती की है क्या? कहीं गलती नहीं की, बट कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्योंकि उसने फर्दर सिंप्लीफिकेशन की है। कैसे? अब देखो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी अगर होता है तो क्या मैं उसे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सेट थ्योरी की तरह ट्रीट करो ना एंड और को। एस एंड आर और एस एंड नेगेशन एस, समझे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के पास चला गया। अब भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनने की थी, एस एंड नेगेशन एस को ध्यान से देखो। एस अगर ट्रू है तो उसका नेगेशन फॉल्स होगा, और ये अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन ट्रू होगा, राइट? Yes, Yes. ma'am. Ma'am. और आप उन दोनों का एंड कर रहे हो। एंड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? False. 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 दोनों ट्रू होते तो ही ट्रू होता। यानी ये जो है ये तो फॉल्स ही है, ये तो ऑलवेज फॉल्स आ गया। अब एक बात बताइए, कोई एक स्टेटमेंट है यूनियन फॉल्स, तो यही तो आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। ये तो परमानेंटली फॉल्स हो गई। अगर ये ट्रू हुआ तो ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ट्रू यूनियन फॉल्स। अगर ये फॉल्स हुआ, दोनों फॉल्स हो गए, तो ओवरऑल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। तो सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। और के केस में एक भी ट्रू तो ट्रू होता है ना, तो सब कुछ इस पे डिपेंड कर गया ना भाई, हाँ या ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो स्टेटमेंट है यही आंसर हो जाएगी। फॉल्स को किसी के साथ यूनियन कर रहे हो तो इस पे डिपेंड करता है, अगर वो भी फॉल्स है तो फॉल्स आंसर आएगा, वो ट्रू है तो ट्रू आंसर आएगा, यानी इसी के इक्विवेलेंट है जो भी इसकी ट्रूथ वैल्यू होगी। करेक्ट? यस मैम। Yes, ma'am. तो आंसर हो गया एस एंड आर। तो ये सेकंड मेथड था। अगर इस मैनिपुलेशन में दिक्कत है तो टेबल ऑलवेज वर्क्स। मैंने मैनिपुलेट किया, मुझे इसका नेगेशन चाहिए था तो नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन ऑफ Q कर दिया, इसके नेगेशन में फर्दर रूल लगा। ऑप्शन मैच नहीं हुआ, मैंने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये फॉल्स आ गया। फॉल्स को किसी के साथ भी यूनियन करो, वो जो स्टेटमेंट है वही रहती है। समझे कि नहीं समझे? Yes. यस फर्स्ट ऑप्शन आ गया। लिख लिया सबने ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लो जिसने नहीं लिखा है। हो गया बेटा? यस Yes, ma'am. ओके। अच्छा मुझे वैसे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे और की बजाय एंड होता तो क्या आंसर आता? मैम फॉल मैम मतलब कुछ भी नहीं होता। ऑलवेज फॉल्स पॉलिसी। ये स्टेटमेंट जो मर्जी हो, अगर एक भी फॉल्स है तो एंड में तो फॉल्स ही आता है ना आंसर। यस मैम। Yes, ma'am. एंड में जब हमें पता है एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो आंसर फॉल्स ही आएगा ना यार, दूसरा चाहे जो मर्जी हो। एंड में तो दोनों ट्रू चाहिए थे, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, ये था दूसरा मेथड इसको करने का, प्रॉपर्टीज लगा के। एंड तीसरा मेथड वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की तरह देखो, एक सेट है R, एक सेट है S। मैं वेन डायग्राम बना रही हूँ। नेगेशन मतलब किसके इक्विवेलेंट था? कॉम्प्लीमेंट के। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ S, S का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा S को छोड़ के बाकी का सारा। ये तो रखना ही है। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या होता है? दिस, ये तो शेड करना ही करना था, ये भी शेड करना है। अब ये कौन सा हिस्सा है, ये कोई बताएगा मुझे? नेगेशन ऑफ R एंड S, मतलब R नहीं लेना है एंड S लेना है, तो ये वाला हिस्सा होगा ना? यस मैम। S एंड नॉट R। देखो ध्यान से, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो A माइनस B होता था, ओनली A वाला, A बट नॉट B, याद आ रहा है? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे इसका और इसका यूनियन करना था तो मैंने क्या किया? मैंने कर दिया यूनियन। यूनियन का मतलब क्या था आपका? कि दोनों को शेड करना है। तो मुझे क्या क्या करना था? एक मिनट अभी रुकिएगा, दोबारा करूंगी मैं। मुझे क्या क्या शेड करना है? मुझे चाहिए एस, एस का कॉम्प्लीमेंट, तो एस का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, एस को छोड़ के बाकी का सारा। और उसमें और क्या ऐड करना था? ये वाला हिस्सा, ओनली एस वाला हिस्सा, ये। यानी बेसिकली इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सारा ही शेड हो गया, राइट? यस मैम। Yes, ma'am. ये गिवन स्टेटमेंट थी, मुझे इसका नेगेशन चाहिए था, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये बीच वाला जो बच गया, एस एंड आर। Yes, ma'am. गिवन वाला मैंने शेड कर लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट बताना था क्या होगा भाई। इस शेडेड पोर्शन को छोड़ के क्या बचा? एस एंड आर बचा। समझे कि नहीं समझे? Yes, ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. जो एंड और वाले क्वेश्चन होते हैं वो वेन डायग्राम से बड़े जल्दी होते हैं, क्योंकि हमें इंटरसेक्शन और यूनियन आता है। समझे बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी, तो 3 तरीके से किया जा सकता था, मैंने तीनों बता दिए हैं। किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके। मैंने मैथमेटिकल रीजनिंग की एक शीट पोस्ट कर दी है, वो आप लोगों को करके आनी है घर से अगली क्लास तक। 20 सब क्वेश्चन ही हैं। अभी मैं उसी में से थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ, आपका होमवर्क भी कम हो जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी अभी तुम्हें करवाया है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है उस शीट का, ये हमने कर लिया। अब सेकंड और थर्ड भी हमने क्लास में कर ही लिया है। चलिए फोर्थ करके बताइए। दिख रहा होगा ना सबको स्क्रीन पे? यस मैम। हाँ जी, बुलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं इन्हें, जो ट्रू या फॉल्स होती हैं, बुलियन एक्सप्रेशन भी कहा जाता है इन्हें। तो आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्विवेलेंट होगी चारों ऑप्शंस में से। कीजिए फटाफट, जो भी बेस्ट पॉसिबल वे से आप कर सकते हो।
ये सारे प्रीवियस ईयर के ही हैं इस शीट के अंदर। टेबल बनाइए, प्रॉपर्टीज लगाइए, वेन डायग्राम बनाइए, जो मर्जी कीजिए। वृषण समझ आ रहा बेटे आपको सब? ओके। बताओ भाई, अब तक आ जाना चाहिए था। वेन डायग्राम से इजीली होगा। हाँ जी बताइए। मैम बी आ रहा है। हाँ जी। देखिए जैसे भी आ गया। हाँ जी, आपको या तो टेबल बना के देख लीजिए किसके इक्विवेलेंट है, या फिर देखो पी और क्यू दो सेट हैं एक तरह से। पी एंड नेगेशन क्यू का क्या मतलब है? पी लेना है, यानी पी तो ये पूरा होता है, एंड क्यू नहीं लेना, यानी कि ओनली पी वाला हिस्सा। ये है आपका पी एंड नॉट क्यू। आगे ना? यस मैम। यस मैम। फिर और कौन सा था? क्यू। क्यू पूरा ही लेना है, फिर कह रहा है ये क्यू होगा। फिर कह रहा है नेगेशन पी एंड क्यू। नेगेशन पी एंड क्यू क्या क्या मतलब है? पी नहीं लेना है बट क्यू लेना है, तो ये वाला हिस्सा बचेगा, ओनली क्यू वाला। सोच लीजिए ध्यान से, हाँ या ना? तो मैं पी को हटा Yes, दिया। ma'am. हाँ जी। अब तीनों का यूनियन करना है, तीनों के बीच में यूनियन था और था। यूनियन में क्या होता है? ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। एक साथ शेड करो तीनों को, तीनों चाहिए मुझे। ये कह रहा था ओनली पी, ये कह रहा था ओनली क्यू, और बीच वाले ने पूरा क्यू शेड करवा दिया। तो यूनियन करके मुझे क्या मिला? पी यूनियन क्यू मिला या नहीं? पी और क्यू। यस मैम। यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। तो आंसर हो गया। आप चाहे तो टेबल बना के भी देख सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओ मैम। No, नो ma'am. मैम। चलिए 9th करके बताइए। ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, अभी रिसेंटली 2019 में, 18 में।
चेन स्टेटमेंट, हाँ जी बेटा। मैम सी। मैम सी। हाँ जी, आपको 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। पी में कह रहा है 5 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। मैम ट्रू। फिफ्थ जो है वो ट्रू है। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 192, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। मैम ट्रू। देख लो ध्यान से। मैम फॉल्स। 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 आर, एलसीएम ऑफ 5 and 7 is 35, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। 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 लेकिन आपसे इंडिविजुअल नहीं पूछा, उसने पूछा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मैंने फर्स्ट ऑप्शन से शुरू किया, नेगेशन ऑफ पी यानी कि फॉल्स, एंड करना है इसका। अब एक बात बताओ ना, दूसरा चाहे जो मर्जी आए, जब एंड में एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ओवरऑल फॉल्स ही आएगी ना यार। यस मैम। यस मैम। एंड का मतलब तो क्या है, दोनों ट्रू तो ही ट्रू होता है, तो ये तो फॉल्स है। फिर मैंने सेकंड ऑप्शन पे गई, नेगेशन ऑफ पी मतलब फॉल्स, और अब दूसरे पे सब कुछ डिपेंड करता है, वो ट्रू हो गया तो ओवरऑल ट्रू हो जाएगी, वो फॉल्स हो गया तो फॉल्स। क्यू एंड आर, क्यू एंड आर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। एक ट्रू है एक फॉल्स है, एंड क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स यूनियन फॉल्स, फॉल्स, तो ये भी गलत। थर्ड ऑप्शन बी ट्रू, जब पहला ट्रू हो ही गया और में कुछ भी हो, ये ट्रू हो या फॉल्स हो, ओवरऑल स्टेटमेंट तो ट्रू आएगी, करेक्ट? यस मैम। यस मैम। और में एक भी ट्रू तो ट्रू हो जाता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। और में एक भी ट्रू तो वहीं रुक जाओ, ट्रू एंड में दोनों होने चाहिए। क्लियर है ना बेटा? यस मैम। हाँ जी, चलिए 10th बताइए। Q is false and this statement is true. अब एक बात बताओ, चलो खुद सोचो, मैम फर्स्ट है इसका। कैसे बेटा बताओ? मैम मतलब क्यू तो हमेशा फॉल्स ही रहेगा, हाँ ठीक है, तो पी की 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, ट्रू है या फॉल्स। ठीक है। वो आर के साथ वो हमेशा ट्रू आ रहा है, तो मतलब पी तो हमेशा फॉल्स ही होगा। नहीं नहीं नहीं, देखो P एंड Q, Q फॉल्स है यस मैम। तो P एंड Q हमेशा क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स। P के डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये फॉल्स हो गया ना, तो ये हमेशा फॉल्स रहेगा। P कैन बी एनीथिंग। अगर ये फॉल्स है, डबल इंप्लाई कर रहे हो और आपको आंसर ट्रू मिल रहा है, यानी फिर R को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स। फॉल्स। डबल इंप्लाई में या तो दोनों ट्रू होने चाहिए या दोनों फॉल्स होने चाहिए। पहले वाला फॉल्स हो चुका है क्यू की वजह से, तो आर भी फॉल्स होना पड़ेगा, तभी आपका फाइनल ट्रू आया होगा। पी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्यू फॉल्स था तो ये वैसे ही फॉल्स हो गया, ओवरऑल ट्रू चाहिए तो ये भी फॉल्स हो गया। पी कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट फिर हम बात करेंगे अब इनमें से कौन सी जो वैल्यू है वो हमेशा टोटोलॉजी रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ पी। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं P और R, अब R फॉल्स है तो P पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना? यस मैम।
Yes, ma'am. ट्रू, पी फॉल्स तो फॉल्स, तो मैं इसे टोटोलॉजी नहीं बोल सकती, डिपेंड कर रहा है। पी एंड आर फॉल्स है, ये भी Also फॉल्स a है। statement. तो ये हमेशा फॉल्स रहेगा। टोटोलॉजी चाहिए मुझे तो। अब बी की बात करते हैं। पी एंड आर हमेशा फॉल्स होगा। Yes, ma'am. और इम्प्लाई वाले में अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी जो मर्जी हो वो ट्रू होगी। True. ट्रू होती है आपकी स्टेटमेंट। याद आया या नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इम्प्लाई वाले में अगर पी ही फॉल्स हो गया तो क्यों जो मर्जी हो स्टेटमेंट ट्रू होती है। ये अगर फॉल्स है तो ये जो मर्जी हो आपकी स्टेटमेंट हमेशा टोटोलॉजी होगी। तो बी करेक्ट हो जाएगा। बी इज ऑलवेज अ टोटोलॉजी, क्योंकि आपकी ये स्टेटमेंट ऑलवेज फॉल्स है, ये ऑलवेज फॉल्स है, तो इम्प्लाई वाली स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। क्लियर है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ जी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को इस शीट में मिलेंगे। जौन से मैं इसमें से करवा चुकी हूँ लिख लो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है आपका, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। 1 2 3 4 के बाद 9 10 हो गया है और 13 हो गया है। कितने लिखवा दिए ये मैंने? मैम 7। हाँ जी, 20 क्वेश्चन है, उसमें से 7 हो गए हैं। बचे हुए क्वेश्चन आपको घर से करके आने हैं। शीट मैंने अपलोड कर दी है। अभी 13th क्वेश्चन करो जल्दी से। कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताना है इसका। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया देन यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया। कॉन्ट्रा पॉजिटिव देखो क्या होता था। मैम डी। Ma'am D. डी या बी? मैम डी फॉर डॉग। Ma'am D. Ma'am D. हाँ जी। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है? पीछे वाली स्टेटमेंट आगे आ जाती है, आगे वाली स्टेटमेंट पीछे आ जाती है। और नेगेशन, इफ यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया देन यू आर नॉट बोर्न इन इंडिया। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ जी। तो इसी तरीके से आपको इजी इजी से क्वेश्चन मिलेंगे। 13 क्वेश्चन बचे हैं, बस फटाफट से हो जाएंगे, चैप्टर आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो इजी सा चैप्टर है, 4 नंबर फ्री के मिलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हमें शुरू करना है, इसको रीजनिंग में आप अलग अलग बुक्स में देखोगे ना, कहीं पे आपको 2-4 चीजें और भी मिलेंगी। वो सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने बताया उससे सारे जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के भी और आने वाले ईयर्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ जी। अच्छा हाँ, एक और चीज कभी कभी मतलब आज तक पूछी नहीं गई है, बट लिख लो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट। कभी कभी एक स्टेटमेंट देके आपसे उसका ड्यूअल पूछ लिया जाता है। ड्यूअल कुछ नहीं होता है, आपको क्या करना होता है, कन्वर्ट, लिख लो इसके नीचे, कन्वर्ट, एंड को और में कन्वर्ट करते हैं, और को एंड में, टोटोलॉजी को पॉलिसी में और पॉलिसी को टोटोलॉजी में। बस ये कन्वर्जन करना होता है और कुछ नहीं। ये 4 चेंजेस करने होते हैं, उसे ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट बोल दिया जाता है। ऑल्दो कभी पूछा नहीं गया ये, बट फिर भी फॉर एग्जांपल लिखना, फाइंड ड्यूअल ऑफ दिस स्टेटमेंट। मैम आपकी स्क्रीन दिख नहीं रही है। बाकी लोग को दिख रही है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. बेटा आपके नेटवर्क में शायद कुछ इशू है। दोबारा शेयर कर देती हूँ मैं एक बार। मैम टोटोलॉजी होगी। एक सेकंड रुको बेटा। अब दिख रही है बेटा? यस मैम अब दिख रही है। Okay. यस मैम यस मैम। तो एंड को और में कन्वर्ट करते हैं, और को एंड में, टोटोलॉजी को पॉलिसी में, पॉलिसी को टोटोलॉजी में। आपको इस स्टेटमेंट का ड्यूअल बताना है जो मैंने नीचे लिखी थी, तो वो होगा पी एंड क्यू, एंड का और हो जाएगा, और पॉलिसी का टोटोलॉजी। बस आपको फर्दर सॉल्व करके नहीं लिखना है, इसी तरीके से लिख सकते हो, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बस आता नहीं है सच कभी वैसे ड्यूअल ऑफ अ स्टेटमेंट।
चलिए जी, ये था आपका मैथमेटिकल रीजनिंग। स्टैटिस्टिक्स आज ही शुरू कर दूं? वो भी इतना ही चैप्टर है जितना ये था। मैम कल ही कर लेना। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ, लिख लो चैप्टर का नाम, स्टैटिस्टिक्स। ओके मैम। हाँ जी। मैम ये लास्ट चैप्टर है ना 11th का? नहीं, इसके बाद एक बचेगा। नहीं, अभी तो बचे हैं, लिमिट एंड डेरिवेटिव बचा है, प्रोबेबिलिटी बचा है। यस मैम फिर ट्रिगो का सेकंड पार्ट होगा ना? हाँ, वो सबसे लास्ट में होगा। ठीक है मैम, वो भी लेकिन 11th का ही पार्ट है ना? स्कूल का पार्ट नहीं है वो। मैम लेकिन ऐसे 11th में ही पढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। अभी हम छोटे वाले चैप्टर खत्म कर रहे हैं। अभी स्टैट करेंगे, स्टैट के बाद प्रोबेबिलिटी करेंगे, फिर लिमिट एंड डेरिवेटिव करेंगे, ये फिर स्कूल वाला खत्म हो जाएगा, फिर ट्रिगो करेंगे। तो स्टैट शुरू कर लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स के लिए आप लोगों को 10th क्लास का थोड़ा कुछ याद है? यस मैम। अच्छा, तो सबसे पहले लिख लीजिए अनग्रुप्ड डेटा। 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड वाले, याद है? यस मैम। यस मैम। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दी होती थी, अनग्रुप्ड डेटा होता था। अनग्रुप्ड डेटा मतलब कोई फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ नहीं है, अलग अलग ऑब्जर्वेशंस आपको दी गई हैं। तो अनग्रुप्ड डेटा में आप मीन कैसे निकालते थे? मीन जिसको x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है, बताओ कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर By ऑफ total number of observation. तो लिख लो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिसको शॉर्ट में कैसे लिखते थे? सिग्मा xi, x1 x2 x3 आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं कुछ xn तक, तो सिग्मा xi, i की वैल्यू 1 से लेके n तक, सारी ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाय n, यही होता था मीन का फॉर्मूला। यस मैम। ठीक है, और मीडियन का क्या होता था? मीडियन कैसे निकालते थे? लिखो, टू फाइंड मीडियन फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। First, arrange the data in ascending or descending order. Ascending or descending order. फिर next line में लिखिए, if n is odd, अगर ऑड है यानी कि मान लो 11 ऑब्जर्वेशन है, तो सेंटर वाली टर्म जब आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो जो सेंटर वाली टर्म होती है वो मीडियन कहलाती है, राइट? Yes ma'am. यस मैम। ओके, तो सेंटर वाली टर्म कौन सी होगी? n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। लिख लो n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन is median। and next line में लिखेंगे if n is even, अगर n even हुआ तो फिर तो 2 सेंट्रल वैल्यूज होंगी, फिर किसको मीडियन मानेंगे? n by 2 and n by 2 plus 1। हाँ जी, उन दोनों के एवरेज को। then median is equal to n by 2th observation plus n by 2 plus 1th observation divide by 2। अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है, तो सेंट्रल 2 आएंगी, 5वीं और 6ठी, उन दोनों के एवरेज को मीडियन माना जाता है। याद आ रहा है कुछ? यस Yes ma'am. Yes ma'am.
तो जो अनग्रुप्ड डेटा होता है मुझे उसका मीन और मीडियन दोनों चीजें निकालनी आती हैं। ये हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। अब हमें सिर्फ मीन और मीडियन नहीं निकालना, उससे आगे भी जाना है। वो क्या है वो अगली क्लास में बताऊंगी। ये दोनों चीजें आपको मैंने थोड़ा इंट्रो सा दिया है, अभी अगली क्लास में ही प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैथमेटिकल रीजनिंग वाली शीट आज ही खत्म कर लेना, क्योंकि स्टैट अगेन अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, तो उसका भी फिर काम मिलेगा। छोटे छोटे से चैप्टर हैं, साथ साथ खत्म करते चलने हैं, ठीक है? यस यस मैम 3D में नेगेटिव वाई एक्सिस कहाँ पे बनता है? बेटा समझाया तो था इतने अच्छे से, 8 ऑक्टेंट समझाए थे जब। नहीं मतलब अगर ग्राफ पे बनाना हो तो की तरफ ऐसे बनाएंगे, हाँ ठीक है। ठीक और है? जो मैथमेटिकल रीजनिंग वाला चैप्टर पढ़ा है हाँ? वो गवर्नमेंट जॉब में जो रीजनिंग वाला पार्ट आता है वहीं से आता है? नहीं 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 नहीं, मतलब कुछ चीजें सिमिलर होती हैं बट नॉट ऑल। बहुत सारा कुछ होता है रीजनिंग बेटा, बहुत वाइड है, बहुत वाइड है। बट यहाँ पे तो हमने उसका छोटा सा हिस्सा पढ़ा है बस, ठीक है? यस मैम। हाँ जी, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ऐसे कौन से चैप्टर्स होते हैं मैम जो